अध्याय 13 खान का वेंटिलेशन, माइन वेंटिलेशन 1। खान के वेंटिलेशन का क्या अर्थ है? DF What is meant by ventilation of a mine? उत्तर, खान का वेंटिलेशन प्रेंग खान में दूषित हवा को बाहर निकालने व उसकी जगह शुद्ध, ताज़ा, ठंडी हवा खान के विभिन्न कार्य स्थलों पर पहुंचाने की व्यवस्था को खान का वेंटिलेशन, संवाइन या वायु संचार कहते हैं। 2। भूमिगत खान में वेंटिलेशन के लिए क्या व्यवस्था होती है? What arrangements are made in underground mines for ventilation? उत्तर, वेंटिलेशन की व्यवस्था 12 भूमिगत खान में वेंटिलेशन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है। 1। पंखा प्रत्येक खान में कम से कम 2 प्रवेश मार्ग, शाफ्ट या इंक्लाइन होते हैं। इनमें से एक के नज़दीक सरफेस पर एक बड़ा पंखा एग्जॉस्ट फैन बैठाया जाता है जो शाफ्ट या इंक्लाइन से फैन ड्रिफ्ट द्वारा जुड़ा होता है। पंखा खान की हवा खींचकर बाहर फेंकता है। उसकी जगह लेने के लिए खान के दूसरे प्रवेश मार्ग से हवा खान में प्रवेश करती है। जिस शाफ्ट से हवा बाहर आती है उसे अपकास्ट और जिससे हवा खान में जाती है उसे डाउनकास्ट शाफ्ट कहते हैं। 12। हवा का विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ एयर। खान में प्रवेश करने वाली हवा को कई शाखाओं में बांटकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा मुख्य रिटर्न हवा रास्ते में जाकर मिलती है और फिर पंखे द्वारा बाहर खींच ली जाती है। जिन रास्तों से हवा चानक शाफ्ट से आयतन तक जाती है उन्हें इनटेक हवा रास्ते, ठंडी हवा रास्ते, और जिनसे डिस्ट्रिक्ट के फेस से हवा बाहर की ओर आती है उन्हें रिटर्न हवा रास्ते, गर्म हवा रास्ते कहते हैं। द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसी या फायरी सीम के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 इनटेक रास्ते रखे जाते हैं ताकि एक में कुछ रुकावट आए तो दूसरा चालू रहे। हवा का विभाजन करने से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में शुद्ध ओवरमैन्स हैंडबुक हवा मिलती है और किसी डिस्ट्रिक्ट में आग लग जाए तो उसे सील करके अलग किया जा सकता है। 3। स्टॉपिंग डोर, एयर क्रॉसिंग, रेगुलेटर, वेंटिलेशन डिवाइसेस, इंटैक व रिटर्न हवा रास्तों को अलग अलग रखने के लिए उनके बीच के प्रत्येक कनेक्शन में स्टॉपिंग बनाई जाती है। जहां इंटैक व रिटर्न रास्तों के बीच आना जाना या टब पार करना होता है उनमें स्टॉपिंग की बजाय वेंटिलेशन डोर बैठाया जाता है। जहां इंटेक हवा रास्ता किसी रिटर्न हवा रास्ते को पार करना है वहां एयर क्रॉसिंग बनाई जाती है। रेगुलेटर लगाकर डिस्ट्रिक्ट की हवा घटाई जाती है ताकि अन्य डिस्ट्रिक्ट में अधिक हवा मिले। 4। हवा कोर्सिंग की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर कॉसिंग ऑफ एयर। हवा फेस तक ले जाने के लिए नज़दीकी हवा कनेक्शन से फेस तक हवा पर्दा लगाया जाता है या सहायक पंखे व ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। 5। एक से अधिक सीमों में काम। कुछ खानों में 2 सीमों में काम होता है। डाउनकास्ट शाफ्ट नीचे वाली सीम तक जाती है और अपकास्ट शाफ्ट ऊपर वाली सीम तक ही रहती है। नीचे की सीम से हवा ऊपर की सीम में ले जाने के लिए 2 ड्रिफ्ट पत्थर सूंद कोष्टक DC UCF ड्रिफ्ट पंखा सरफेस सीम 2 सीम बनाई जाती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 6। हवा की मात्रा व क्वालिटी की नाप जोख खान के विभिन्न भागों में हवा की मात्रा, क्वालिटी, तापमान व नमी का स्तर कोल माइंस रेगुलेशंस में दिया गया है। उसको सुनिश्चित करने के लिए हवा की मात्रा, तापमान एवं नमी नियमित रूप से नापे जाते हैं। हवा के सैंपल लेकर क्वालिटी चेक की जाती है। ओवरमैन व माइनिंग सरदार प्रत्येक शिफ्ट में गैस व हवा की जांच करते किसी खान में मुख्य पंखा एक अलग शाफ्ट पर लगाया जाता है जो एयर शाफ्ट कहते हैं। चित्र में ऐसी एक खान की वेंटिलेशन प्रणाली दिखाई गई है। खान में 2 इंक्लाइन हैं। AB व CD मुख्य इंटैक रास्ते हैं और F व GH मुख्य रिटर्न रास्ते। एयर शाफ्ट पर एग्जॉस्ट पंखा लगा है। चित्र में स्टॉपिंग
6 एयर क्रॉसिंग 1 से 6 और वेंटिलेशन डोर की स्थिति देखी जा सकती है। 3 चित्र 2 इनलाइन वाली खान की वेंटिलेशन प्रणाली रिटर्न डिस्ट। नंबर 3 अथवा हवा के चलाचल के मानक के बारे में कोल माइंस रेगुलेशन की विधियों का उल्लेख कीजिए अथवा समवाइन के मानदंड हवा के चलाचल के मानक के बारे में वैधानिक प्रावधान लिखिए। State the statutory provisions regarding standard of ventilation in the mine. 171 or write statutory provisions regarding standard of ventilation. उत्तर वेंटिलेशन का स्तर इसके बारे में रेगुलेशन का प्रावधान इस प्रकार है। 1 प्रत्येक खान में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि खान के सब कार्य स्थलों में लगातार यथेष्ट वेंटिलेशन एडिक्वेट वेंटिलेशन होता रहे जो धुएं और भाप को हटा दे, ज्वलनशील और हानिकारक गैसों को इतना हल्का डाइल्यूट कर दे कि उनसे हानि न हो, पर्याप्त ऑक्सीजन वाली हवा मिलती रहे तथा तापमान व नमी इतनी न बढ़े कि काम करने वालों के स्वास्थ्य को हानि हो। ओवरमैन्स हैंडबुक 2। इसके लिए प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के आखिरी कनेक्शन में बहने वाली हवा की मात्रा सबसे अधिक व्यक्तियों वाली शिफ्ट में न्यूनतम प्रति व्यक्ति 6 मीटर 3 प्रति मिनट होगी और प्रति टन दैनिक उत्पादन पर न्यूनतम 2.5 मीटर 3 प्रति मिनट होगी। दोनों में से जो अधिक हो उतनी हवा होगी। प्रत्येक कार्यस्थल पर हवा में ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होगी तथा कोई भी हानिकारक गैस इतनी मात्रा में नहीं होगी कि स्वास्थ्य को हानि हो। मीथेन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न रास्ते में 0.75% और अन्य किसी जगह 1.25% से अधिक नहीं होगी। वेट ब्लब टेम्परेचर किसी भी कार्यस्थल पर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा और यदि 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे ठीक करने के लिए हवा की गति न्यूनतम 1 मीटर प्रति सेकंड रखी जाएगी। श्वसनीय धूल 3 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होगी। हर 30 दिन में कम से कम एक बार हवा का सैंपल लेकर जांच की जाएगी, वो हवा का तापमान नापा जाएगा तथा उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। 3 खान का वेंटिलेशन उपयुक्त यांत्रिक पंखे द्वारा किया जाएगा। नोट: डीजीएमएस ने निर्देश दिया है कि जहां ब्लास्टिंग की जाती है वहां इतनी हवा भेजी जाएगी कि 5 मिनट में को की मात्रा घटकर 50 ppm हो जाए और नाइट्स फ्यूम्स घटकर 5 ppm हो जाएं। सॉलिड ब्लास्टिंग की इजाजत देते समय डीजीएमएस यह निर्देश देते हैं कि डेग I व 2 की खानों में उस जगह कम से कम 284 मीटर 3 प्रति मिनट और डेग 3 में 300 से 600 घन मीटर प्रति मिनट हवा पहुँचे। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में के लिए है। ओवरमैन परीक्षार्थी को यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल जानकारी रिपफसी चाहिए। 4 रेगुलेशन के अनुसार कैटेगरी 3 गैसी खान में वेंटिलेशन कैसा होना अथवा रेगुलेशन में क्या प्रावधान है। डिग्री 3 गैसी खान में वेंटिलेशन स्टैंडर्ड समवाइन के मानक के बारे में व्हाट काइंड ऑफ वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड इन ए डिग्री 3 गैसी माइन। खान का वेंटिलेशन और व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन ऑफ ए डिग्री 3 गैसी माइन। उत्तर: डिग्री 3 माइन में वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड। इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त प्रश्न जैसा ही होगा। साथ ही रेगुलेशंस के अनुसार हवा की न्यूनतम गति निम्नलिखित प्रकार होगी। आयतन से 4.5 मीटर बाहर पर्दे के इंटेक तरफ कोष्टक 45 मीटर प्रति मिनट। हवा पाइप के छोर से 7.5 मीटर पर 25 मीटर प्रति मिनट और लांगवाल फेस में सबसे चौड़ी जगह 75 मीटर्स फोनेशन सॉल अमूलवियर को नोट। डिग्री 3 का अर्थ है वो सीम जिसमें प्रति टन कोयला उत्पादन पर मीथेन गैस 10 क्यूबिक मीटर 10 मीटर से अधिक निकलती है।
विभिन्न डिग्री की गैसीय सीमों के बारे में गर्म गैस का विस्फोट अध्याय में अलग प्रश्न दिया गया है। 5. हवा की स्पिलिटिंग और कोर्सिंग का क्या अर्थ है? भूमिगत खान में हवा की स्पिलिटिंग और कोर्सिंग के मुख्य नियम बताइए। What is meant by splitting and coursing of air? State the main rules regarding splitting and coursing of air in underground mine. उत्तर। हवा की स्पिलिटिंग और कोर्सिंग। हवा की स्प्लिटिंग का अर्थ है खान में प्रवेश करने वाली हवा को शाखाओं में बांटकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजना। कोर्सिंग का अर्थ है नजदीकी कनेक्शन से ब्रेटिस लोहे के चद्दरों का पार्टीशन बनाकर या सहायक पंखा व ट्यूब लगाकर हवा बंद सूंद या गैलरी के फेस तक ले जाना। मुख्य पंखे द्वारा संचालित हवा कनेक्शनों में से गुजरती है। कोर्सिंग द्वारा उसे फेस तक पहुंचाया जाता है। स्पिलिटिंग व कोर्सिंग के नियम इस प्रकार हैं। 1. खान में प्रवेश करने वाली हवा को कई शाखाओं स्प्लिट्स में विभाजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में शुद्ध हवा मिले। 2. इनटेक हवा को खड़े हुए या बासी पानी स्टैग्नेंट वाटर जाएगा से दूर रखा। 3. गोफ या ओल्ड वर्किंग से गुजरने वाली हवा चालू फेस में नहीं भेजी जाएगी। 4. द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसीय सीम में और फायरी सीम में प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर में 2 इनटेक हवा रास्ते रखे जाएंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. कोई भी मूल सूंद मेन ड्राइवेज मुख्य सूंद गैलरी से 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 6. हवा प्रत्येक चालू फेस के 4.5 मीटर तक पहुंचाई जाएगी। 7. बैटिस पार्टीशन के इंटेक तरफ हवा की न्यूनतम गति डिग्री व 2 सीम में 0.5 मीटर प्रति सेकंड और डिग्री 3 सीम में 0.75 मीटर प्रति सेकंड रखी जाएगी। 6. खान में वेंटिलेशन डोर किस लिए बनाया जाता है? उसके संबंध में कानूनी प्रावधान बताइए। What is the purpose of installing ventilation door in a mine? State the statutory provisions for ventilation doors. रिटर्न उत्तर इंटेक व रिटर्न हवा रास्तों के बीच आदमी टव या माल सामान आने जाने के लिए जब रास्ता रखने की जरूरत होती है तो दोनों रास्तों के बीच वेंटिलेशन डोर हवा फाटक बैठाया जाता है। वेंटिलेशन दरवाजा अमेंटे इंटेक चित्र हवा फाटक या वेंटिलेशन डोर के कानूनी प्रावधान। 1. वेंटिलेशन डोर के फ्रेम और रास्ते की चाल व कांथी के बीच की जगह में कम से कम 38 सेंटीमीटर मोटी गांथनी या कंक्रीट ढलाई की जाएगी। डोर की बनावट में कोई ज्वलनशील वस्तु प्रयोग नहीं की जाएगी। 2. डोर आप से आप बंद होने वाला होगा। इसके लिए वो इंटेक की तरफ खुलने वाला होगा और उसका ऊपरी भाग इंटेक की तरफ कुछ आगे झुकाकर फिट किया जाएगा। कोष्टक 3. जब कभी उसे खोला जाए तो उसे जल्दी से बंद किया जाएगा और खुली स्थिति में लाग देकर या रोककर नहीं रखा जाएगा। तल्ली के पास माल भी जमा होने नहीं दिया जाएगा। 4. यदि आदमी या सामान आने जाने के लिए उसे बार बार खुला रखना पड़ता है तो प्रत्येक चालू शिफ्ट में वहां एक व्यक्ति डोर अटेंडेंट तैनात किया जाएगा। 5. यदि डोर काम में नहीं आना है तो उसे कब्जे हिंजेस से खोलकर ऐसी जगह रखा जाएगा कि हवा के प्रवाह में रुकावट न पड़े। 6. मेन इंटेक और मेन रिटर्न हवा रास्तों के बीच के प्रत्येक कनेक्शन में कम से खान का वेंटिलेशन कम 2 वेंटिलेशन डोर लगाए जाएंगे और उनके बीच की दूरी ऐसी होगी कि जब एक खोला जाए तो दूसरा बंद रहे। न्यू केंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने 3 डोर की सिफारिश की है। कोष्टक यदि कनेक्शन काम में नहीं आता है तो फाटक हटाकर रास्ते को अच्छी तरह सील कर दिया जाएगा। 7. डोर हर समय अच्छे काम लायक और ठीक हालत में रखा जाएगा। फ्रेम व गांधनी या फ्रेम व कपाट के बीच से हवा लीक न करे। केबल पाइप रेल आदि पार होते हैं तो वहां से हवा लीक न करे। ऐसा उपाय किया जाएगा। कोष्टक 8.
हर 14 दिन में कम से कम एक बार एक सुयोग्य व्यक्ति ओवरमैन या अंडर मैनेजर उसकी जांच करेगा और जांच की रिपोर्ट इस काम के लिए रखे गए नंबर किए हुए पत्रों वाले सजिल खाते में लिखकर तारीख के साथ दस्तखत करेगा। 7. वेंटिलेशन डोर से किस प्रकार खतरा हो सकता है? हाउ कैन वेंटिलेशन डोर बिकम ए सोर्स ऑफ डेंजर? 3. उत्तर, यदि वेंटिलेशन डोर बार बार खोला जाए या कोई व्यक्ति उसे खुली अवस्था में टेक लगाकर या रस्सी बांध कर रखे तो आयतन पर समुचित हवा नहीं पहुंच पाएगी। बी. अधिक गैसी खान में देखते ही देखते फेस में गैस भर जाएगी। ऐसे समय कोई व्यक्ति बिजली का स्विच या ड्रिल आदि खोलकर काम करता हो और चिनगारी पैदा हो जाए। अल्पविराम, तो विस्फोट हो सकता है। ऐसे विस्फोट भारतीय खानों में हो चुके हैं। 8. वेंटिलेशन स्टॉपिंग के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है? What are the statutory provisions regarding ventilation stoppings? उत्तर, वेंटिलेशन स्टॉपिंग के प्रावधान 1. सब कार्य स्थलों में यथेष्ट वेंटिलेशन करने के लिए इंटेक व रिटर्न रास्तों के बीच जितनी भी आवश्यकता है उतनी वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाई जाएंगी। 2. स्टॉपिंग बालू, सीमेंट या बालू, चूने का मसाला देकर ईंट या पत्थर की पक्की गांथनी करके बनाई जाएगी। 3. स्टॉपिंग की मोटाई 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। यह मोटाई चाल के पास होगी। 4. हवा लीक न हो इसके लिए स्टॉपिंग चाल, कांथी व तल्ली में खांजा काटकर बनाई जाएगी और उस पर समुचित मोटाई का चूने या सीमेंट के मसाले का पलस्त्रा किया जाएगा। ओवरमैन्स हैंडबुक कम करने के लिए समय समय पर पोचारा किया जाएगा। याद चाल, कांथी 5. समय समय पर जांच व रिपेयर करके स्टॉपिंग को ठीक रखा जाएगा। लीकेज में फॉल्ट हैं तो उनमें माल भरकर लीकेज रोका जाएगा। 6. स्टॉपिंग तक पहुंचने का रास्ता साफ, बाधा रहित व ठीक स्पोर्ट करके रखा जाएगा ताकि इंस्पेक्शन हो सके। स्पापिंग के पास मलमा या पाना जमा नहीं होने दिया जाएगा। 176. पाइप, बिजली केबल या अन्य सामान पार करने के लिए स्टॉपिंग में कोई छेद किया जाए तो सामान पार होते ही छेद बंद कर दिया जाएगा। 8. हर 14 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति ओवरमैन या अंडर मैनेजर स्टॉपिंग की जांच करेगा। जांच की रिपोर्ट इस काम के लिए रखे गए नंबरदार पन्नों वाले खाते में लिखकर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा। नोट, वेंटिलेशन स्टॉपिंग की मोटाई पहले 25 सेंटीमीटर थी, अब उसे 38 सेंटीमीटर कर दिया गया है। 9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अजलानोग, ए. एयर क्रॉसिंग, बी. एयर लॉक। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए. एयर क्रॉसिंग, बी. एयरलॉक। 1985, 1988। उत्तर, एयर क्रॉसिंग, हवा क्रॉसिंग। 1. एयर क्रॉसिंग का अर्थ है हवा की पुलिया, जहां इंटेक व रिटर्न रास्तों को एक दूसरे के ऊपर पार करना पड़ता है, वहां एयर क्रॉसिंग बनाई जाती है। SFIT रिटर्न 2007 इंटेक चित्र। एयर क्रॉसिंग 2 रेगुलेशन के अनुसार प्रत्येक एयर क्रॉसिंग विस्फोट रोधी एक्सप्लोजन प्रूफ बनाई जाएगी। ऐसी एयर क्रॉसिंग में नीचे वाले रास्ते की छत 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की बनाई जाएगी जिसमें 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर के लोहे के गर्डर देकर मोटे तार बांध दिए जाएंगे। नीचे के रास्ते की दीवारें 75 सेंटीमीटर से पतली नहीं होंगी। 3. ऊपर वाले रास्ते की तल्ली में जो माल भरा जाएगा उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा। आपले खान का वेंटिलेशन। 4. प्रत्येक रास्ते का साइज क्षेत्रफल 9.3 वर्ग मीटर 100 वर्ग फीट से नहीं होगा। 5. दोनों रास्तों की चाल ठीक से स्पोर्ट की जाएगी, रखा जाएगा। 6. समय समय पर एयर क्रॉसिंग का रखाव करके उसे लीक प्रूफ बनाए। 7. हर 14 दिन में सक्षम व्यक्ति ओवरमैन अंडर मैनेजर
एयर क्रॉसिंग की जांच करके रिपोर्ट लिखेगा व तारीख देकर उस पर दस्तखत करेगा। एयरलॉक जिस शाफ्ट या इंक्लाइन से सामान्यतः आदमी या सामान आते जाते हैं, उस पर यदि खान का मुख्य पंखा ठाया जाता है, तो रेगुलेशन का प्रावधान है कि उस शाफ्ट या इंक्लाइन के मुंह पर उपयुक्त डिजाइन का एयरलॉक बनाया जाएगा। वो शाफ्ट या इंक्लाइन के मुंह को इस प्रकार ढककर रखेगा कि सरफेस से हवा लीक होकर पंखे में न चली जाए। यदि हवा लीक होगी तो पंखा खान के भूमिगत भाग से कम हवा खींचेगा और खान में हवा की कमी हो जाएगी। कुछ वर्ष पहले अपकास्ट शाफ्ट के मुंह को लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता था, जो डोली ऊपर उठने पर ऊपर उठता था और डोली नीचे जाने पर शाफ्ट के मुंह को ढक लेता था। उससे बहुत हवा लीक करती थी। डीजीएमएस ने निर्देश दिया है कि शाफ्ट के मुंह को चारों ओर व ऊपर से घेरने वाला घर बनाकर उसमें डबल डोर की व्यवस्था की जाएगी ताकि एक खुले तो दूसरा बंद रहे। या बी शाफ्ट में जर्मन किस्म का लोहे के घेरे वाला एयरलॉक लगाया जाएगा जिसका मुंह हल्के ढांपे से ढका रहेगा। डोली ऊपर उठने पर ढांपे को ऊपर उठाती निकलेगी और उस समय चालक का मुंह डोली की तल्ली से ढका रहेगा। अब कई खानों में जर्मन किस्म का एयरलॉक बनाया गया है। खान में पिट बॉटम के नज़दीक मुख्य इंटेक व मुख्य रिटर्न रास्तों के बीच के कनेक्शन में 2 वेंटिलेशन डोर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि जब एक खोला जाए तो दूसरा बंद रहे। उसे एयरलॉक डोर कहते हैं। सरफेस पर फैन हाउस से फैन ड्रिफ्ट में जाने वाले रास्ते में भी 2 दरवाजे लगाकर एयरलॉक बनाया जाता है। एयरलॉक की हर 14 दिन में जांच की जाती है और समय पर आवश्यकता अनुसार रिपेयर करके उसे ठीक रखा जाता है ताकि हवा का लीकेज न्यूनतम हो। 10. रेगुलेटर क्या होता है? चित्र देकर समझाइए। What is a regulator? Explain giving a sketch. उत्तर, रेगुलेटर का अर्थ है नियंत्रक, जो डिस्ट्रिक्ट डाउनकास्ट शाफ्ट के नज़दीक होते हैं या छोटे होते हैं। उनमें अन्य डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा अधिक हवा चली जाती है। रेगुलेटर उस डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्ते में लगाया जाता है जिसमें ज़रूरत से अधिक हवा जा रही है। इससे उस डिस्ट्रिक्ट की हवा कुछ घट जाती है और अन्य डिस्ट्रिक्ट की हवा बढ़ जाती है। ओवरमैन्स हैंडबुक साधारण शब्दों में यह हवा रास्ते में लगी स्टॉपिंग में एक खिड़की होती है जिसमें घसकने वाला कपाट स्लाइडिंग शटर लगा होता है। कपाट को आवश्यकता अनुसार सरकाकर वहां ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति उससे छेड़छाड़ न कर सके। रेगुलेटर जिस स्टॉपिंग में लगाया जाता है उसकी खुली जगह शटर मोटाई 38 सेंटीमीटर व बनावट घसकने वाला अन्य स्टॉपिंग जैसी ही होती है। 14 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति तल्ली रेगुलेटर की जांच करके रिपोर्ट लिखता है। चित्र, रेगुलेटर समय पर उसकी रिपेयर करके उसे ठीक हालत में रखा जाता है। 11. निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन करें। VEQ वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोशेंट। डिस्क्राइब ब्रीफली। VEQ वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोशेंट। खान का VEQ कांथी डिस्ट्रिक्ट का VEQ चालताला। उत्तर, VEQ खान में प्रवेश करने वाली हवा का जितना भाग वर्किंग फेस में पहुंचता है उसके अनुपात को वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोशेंट VEQ कहते हैं। यह % में दिखाया जाता है। खान के सब वर्किंग फेस में पहुंचने वाली कुल हवा खान में प्रवेश करने वाली हवा कांधी 2004 2200%। डिस्ट्रिक्ट के आखिरी कनेक्शन में पहुंचने वाली हवा। डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने वाली हवा 2200%। खान का वेंटिलेशन भारत में बोर्ड और पिलर वर्किंग में औसतन VEQ 40 से 50% होता है। हालांकि अच्छी खानों में 60 से 70% और खराब खानों में 20% भी होता है। VEQ इस बात पर निर्भर करता है कि खान या डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने से पहले कितनी हवा रिटर्न में लीक कर जाती है।
खान में हवा का लीकेज, फैन ड्रिफ्ट, सरफेस एयर लॉक, पिट बॉटम वेंटिलेशन डोर, अन्य वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, क्रश पिलर आदि से होता है। ऊंचे वीईक्यू का अर्थ है कम लीकेज, अधिक कुशलता। पंखा 24 घंटे 365 दिन चलता है, उसमें बहुत बिजली खर्च होती है। वीईक्यू ऊंचा रहे तो बिजली की बचत होगी, फेस में हवा अधिक मिलेगी। वीईक्यू में सुधार के कुछ उपाय सही डिजाइन के एयर लॉक व वेंटिलेशन डोर, खांजा काटकर ठीक से लीक प्रूफ बनाई गई एयर क्रॉसिंग व वेंटिलेशन स्टॉपिंग। पक्का वेंटिलेशन स्टॉपिंग अप टू डेट रखना। टेम्पररी स्टॉपिंग से बहुत हवा लीक करती है। स्टॉपिंग में केवल पाइप आदि पार करने के छेद न छोड़ना, वेंटिलेशन डोर खुले न छोड़ना। लेआउट ऐसा बनाना कि वेंटिलेशन डोर से होकर टब पार न करने पड़े। 12. चालू फेस तक हवा कोर्सिंग करने के क्या क्या तरीके हैं? गैसी सीम की एक लंबी सूंद के वेंटिलेशन के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? 1992. What are the different methods of causing the air to a running face? What arrangements will you make to ventilate a single long heading in a gassy seam? उत्तर: हवा कोर्सिंग के तरीके मुख्य पंखे के प्रभाव से खान में प्रवेश करने वाली हवा को स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर व एयर क्रॉसिंग का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट के अंदर तक ले जाया जाता है, परंतु वो हवा विभिन्न कनेक्शनों से होती हुई रिटर्न रास्ते में निकल जाती है। कनेक्शन से फेस तक हवा ले जाने के लिए अर्थात कोर्सिंग करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। 1. ब्रेटिस या पीवी शीट पार्टीशन। गोलाई जंक्शन से फेस तक 1-1.5 मीटर के अंतर पर खूंटे खड़े करके उनमें अग्नि रोधी फायर रेजिस्टेंट ब्रेटिस पर्दा या पीवी शीट कांटी ठोककर गैलरी के 2 भाग किए जाते हैं। एक तरफ से हवा फेस में पहुंचती है और फेस से गैस डस्ट धुआं लेती हुई दूसरी तरफ से निकलती है। 2. चद्दरों का पार्टीशन। इसमें गैलरी के 2 भाग करने के लिए 1.5-2 मीटर अंतर पर खूंटे लगाकर उन पर लोहे के चद्दरे CGI शीट कांटी से ठोककर पार्टीशन बनाया जाता है। ओवरमैन्स हैंडबुक 3. सहायक पंखे व पाइप का प्रयोग। इसके 3 तरीके हैं। 1. फोर्सिंग फैन का तरीका। 2. एग्जॉस्ट फैन का तरीका। 3. ओवरलैप फैन का तरीका। ओवरलैप तरीके में 2 पंखों का उपयोग किया जाता है, फोर्सिंग वेंटिलेशन के साथ एग्जॉस्ट ओवरलैप अथवा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के साथ फोर्सिंग ओवरलैप। नोट: सिंगल लंबी सूंद के वेंटिलेशन का तरीका प्रश्न 21 में दिया गया है। 13. हवा पर्दे या पार्टीशन के बारे में किस किस बात का ध्यान रखा जाएगा? What care should be taken for partition made for causing the air to the face? 180 उत्तर: हवा कोर्सिंग पर्दा 1. पर्दा टीन के चदरे C.G.I.SH अग्निरोधी ब्रेटिस या पीवी शीट से बनाया जाएगा। 2. वो फेस के 4.5 मीटर तक बढ़ाकर रखा जाएगा। 3. गैलरी की चौड़ाई का 2/3 भाग इंटेक और 1/3 रिटर्न रखा जाएगा। इससे फेस में हवा जाने में सुविधा होगी और कोयला बोझाई करने व मशीन लाने ले जाने में सुविधा होगी। 4. पर्दा ऐसा बनाया जाएगा कि हवा का लीकेज कम से कम हो। हर 1-1.5 मीटर पर चाल तल्ली के बीच रोले खड़े करके चदरे या ब्रेटिस को कांटी ठोक देंगे। जोड़ तथा चाल तल्ली पर खाप में फटा बोरा भर दिया जाएगा कि हवा लीक न हो। पर्दे का अंतिम भाग ब्रेटिस या पीवी शीट का बनाया जाएगा ताकि ब्लास्टिंग से पहले उसे लपेटकर पीछे हटाया जा सके। 5. गोलाई जंक्शन पर मशीन व आदमी पार होने के लिए छोटा हल्का दरवाजा बनाया जाएगा। मशीन इस प्रकार पार की जाएगी कि पर्दा गिरे नहीं। 6. पर्दा गिरे या लीक हो तो उसे जल्दी ठीक किया जाएगा। 14 डिग्री 3 गैसी सीम में सहायक पंखा बैठाने के संबंध में कानून के क्या नियम हैं?
What are the statutory provisions for installation of auxiliary fan in Degree 3 Gassy Underground Mine? उत्तर, डिग्री खान 3 में सहायक पंखा लगाने के नियम 1। सहायक पंखा ऐसी जगह और इस तरह बैठाया और चलाया जाएगा कि हर समय उस पंखे तक पर्याप्त हवा पहुंचती रहे ताकि हवा का रीसर्क्युलेशन पुनः संचार न हो। हवा रास्ते से जितनी हवा गुजर रही है, पंखा उससे आधी से अधिक हवा न ले। खान का वेंटिलेशन बी, पंखे से गुजरने वाली हवा में अधिक मात्रा में ज्वलनशील गैस या हानिकारक गैस और डस्ट का खतरा न हो। 2. पंखे को अच्छी तरह अर्थ करके रखा जाएगा ताकि घर्षण विद्युत इकट्ठी न हो। 3. पंखा इस तरह लगाया जाएगा और उसके साथ लगी हवा ट्यूब को ऐसे ठीक रखा जाएगा कि आयतन के 4.5 मीटर तक पर्याप्त हवा पहुंचती रहे। 4. किसी पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति सहायक पंखे को चलाएगा, रोकेगा, हटाएगा या बदलेगा नहीं और न ही उसमें कोई परिवर्तन या हस्तक्षेप करेगा। 5. जब तक सहायक पंखा अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह में घुसेगा या रहेगा नहीं जिसका वेंटिलेशन उस पंखे पर निर्भर है। पंखा बंद होने या अन्य कारण से वेंटिलेशन रुक जाए तो उसे ठीक करने के लिए जरूरी व्यक्तियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति तब तक उस जगह में घुसेगा या रहेगा नहीं, जब तक कि सक्षम व्यक्ति उस जगह की जांच करके उसे सुरक्षित घोषित न कर दे। 6. डिग्री 3 और डिग्री 2 या फायरी सीम में रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना और अनुमति की शर्तों का पालन किए बिना एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक सहायक पंखे नहीं बैठाए जाएंगे। रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर किसी भी सहायक पंखे को बंद करा सकते हैं। नोट: उपरोक्त नियम 6 का प्रावधान केवल डिग्री 2 या डिग्री 3 या फायरी सीम पर लागू होता है। अन्य नियम सब खानों पर लागू होते हैं। 15. सहायक पंखे पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सिलरी फैन। नोट: इसके उत्तर में सहायक की परिभाषा लिखकर उपरोक्त प्रश्न के अनुसार सहायक पंखे के नियम लिख देना पर्याप्त होगा। 1994-16 एक से अधिक सहायक पंखा एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में काम लाते समय क्या सावधानियां ली जाएंगी? What precautions are to be taken in using more than one auxiliary fan in a ventilation district? उत्तर: एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या अधिक सहायक पंखों का प्रयोग एक कोल माइंस रेगुलेशंस और इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के सहायक पंखे संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 2. पंखा बैठाने से पहले व पंखा बैठाने के बाद सप्ताह में एक बार हवा नापी करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंखा सूंद में बहने वाली हवा के ओवरमैन्स हैंडबुक 50% से अधिक हवा न ले तथा उसके द्वारा आयतन तक पहुंचाई गई हवा आयतन के लिए समुचित हो। इस नाप जोख का रिकॉर्ड रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का एक वेंटिलेशन नक्शा भी रखा जाएगा जिसमें विभिन्न स्थानों पर हवा की मात्रा लिखी गई होगी। 3. एक जिस आयतन का वेंटिलेशन करना है, एक फोर्सिंग सहायक पंखा उसके इंटेक तरफ बैठाया जाएगा। बी किसी भी पंखे की सूंद के मुंह की नजदीकी कांथी से दूरी 4.5 मीटर से कम नहीं होगी। 4. सहायक पंखे में प्रवेश करने वाली हवा में मीथेन 0.3% से अधिक नहीं होगी और कोल डस्ट भी अधिक मात्रा में नहीं होगी। सूंद की रिटर्न हवा में मीथेन 0.5% से अधिक नहीं होगी। 5. सब पंखों की बिजली को ऐसे इंटरलॉक किया जाएगा कि जब तक इंटेक तरफ का पंखा चालू न हो, तब तक उसके रिटर्न तरफ का पंखा चालू न हो सके। बी पंखा चालू करने से पहले ओवरमैन या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति देख लेगा कि पंखा चालू करने से कोई खतरा तो नहीं होगा। सी बिजली कटने से या अन्य कारण
से पंखा बंद होने के बाद हर बार ओवरमैन या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी सहायक पंखे को तभी चालू करेगा जबकि उसके इंटैक्ट तरफ का पंखा चालू है और उपरोक्त नियम 4 का पालन होता है। 6. किसी भी व्यक्ति को सूंद में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले ओवरमैन या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सूंद का वातावरण चेक करेगा। पंखे की व्यवस्था में जब कभी कोई बाधा आएगी तो वो सब व्यक्तियों को बाहर इंटैक्ट तरफ निकाल लेगा। ऐसी प्रत्येक घटना की पूरी रिपोर्ट वो इस काम के लिए रखे गए सजिल खाते में लिखकर हस्ताक्षर करेगा। 7. किसी पदाधिकारी, वेंटिलेशन ऑफिसर या मैनेजर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सहायक पंखे की हवा घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। कोई भी परिवर्तन इस प्रकार किया जाएगा कि अधिकृत व्यक्ति उससे छेड़छाड़ न कर सके। कैनवास ट्यूब को दबाकर या टीन के पाइप में पत्थर रखकर हवा नियंत्रित नहीं की जाएगी। 8. फेस पर बिजली तभी दी जाएगी जब सहायक पंखे संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। लंबे समय तक पंखा बंद रह जाए तो बिजली देने से पहले यथेष्ट समय तक पंखा चालू रखा जाएगा ताकि जमा गैसें व दूषित हवा निकल जाए और गैस जांच की जाएगी। 9. डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक सहायक पंखा चलाने से पहले रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति ली जाएगी। खान का वेंटिलेशन सत्र, सहायक पंखे, ऑक्सिलरी पंखे से किस प्रकार की खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं? आपके डिग्री 3 गैसी पैनल में 3 सहायक पंखे लगे हैं। 1. बताइए बिजली आने पर पंखे किस क्रम से चालू किए जाएंगे और क्यों? B. बंदी के दिन पंखे किस क्रम से बंद किए जाएंगे? What are the hazards associated with the use of auxiliary fans in your district of degree 3 gasiness? A. All fans stop due to power failure. On return of power, in which an order will the fans be started and why? B. On a rest day, in which order will the fans be stopped? उत्तर, सहायक पंखे से खतरे 1. यदि फेस की दूषित हवा पंखे द्वारा पुनः फेस में पहुंचे अर्थात हवा का रीसर्क्यूलेशन हो तो फेस पर हानिकारक व विषैली गैसें जमा हो सकती हैं। 2. पंखा बंद होने पर आदमी फेस से बाहर न हटाए जाएं या पंखा पुनः चालू होने पर फेस से गैस, दूषित हवा साफ होने से पूर्व व्यक्ति फेस में जाए तो गैस का खतरा हो सकता है। 3. लंबे समय तक पंखा बंद रहने के बाद बिजली आने पर फेस से गैस हटाए और चेक किए बिना बिजली चार्ज की जाए तो फेस में जमा ज्वलनशील गैस से विस्फोट का खतरा रहता है। 4. पंखे के आसपास गैस चेक किए बिना पंखा चालू किया जाए तो खतरा हो सकता है। 12. सहायक पंखे चालू बंद करने का क्रम। बिजली आने पर इंटैक्ट तरफ का सहायक पंखा सबसे पहले चालू किया जाएगा और उसके बाद एक करके इंटैक्ट से रिटर्न की तरफ बढ़ते हुए बाकी 2 पंखे चालू किए जाएंगे। इससे पंखों की मोटर गर्म गैस के जव में चालू नहीं होगी और खतरा नहीं होगा। किसी भी पंखे को चालू करने से पहले ओवरमैन या उसके द्वारा अधिकृत माइनिंग सरदार गैस जांच कर देख लेगा। उनके आदेश के बिना पंखा चालू नहीं किया जाएगा। B. बंदी के दिन पंखे रिटर्न से इंटैक्ट तरफ बढ़ते हुए एक करके बंद कर जाएंगे। 18. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्सिलरी पंखों की इंटरलॉकिंग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरलॉकिंग ऑफ ऑक्सिलरी फैंस। ओवरमैन्स हैंडबुक। उत्तर, ऑक्सिलरी पंखों की इंटरलॉकिंग। यदि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी पंखे लगे हैं तो यह जरूरी है कि जब तक पहला पंखा इनटेक तरफ का पंखा चालू न हो तब तक दूसरा पंखा उसके रिटर्न तरफ का पंखा चालू न हो। यदि इनटेक तरफ का पंखा बंद रहते हुए रिटर्न तरफ का पंखा चालू हो जाए तो उसमें घुसने वाली हवा में मीथेन गैस व कोल डस्ट की मात्रा अधिक होगी जिससे खतरा हो सकता है। ऑक्सिलरी पंखों को सही क्रम से चालू करने के लिए उन्हें आपस में बिजली से इंटरलॉक करके रखा जाता है, अर्थात जोड़कर रखा जाता है। 19. बूस्टर पंखा किसे कहते हैं? बूस्टर व ऑक्सिलरी पंखे में क्या अंतर है? What is a booster fan?
What is the difference between a booster fan and an auxiliary fan? उत्तर, बूस्टर पंखा व ऑक्सिलरी खान के किसी एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट की हवा बढ़ाने के लिए जो पंखा खान में अंदर बैठाया जाता है, उसे बूस्टर पंखा कहते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो पंखा लगाया जाता है, उसकी पूरी की पूरी हवा को वो एक ओर से खींचकर दूसरी ओर फेंकता है, इसलिए उसके साथ हवा पाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बूस्टर पंखा समय समय पर शिफ्ट नहीं किया जाता है। ऑक्सिलरी या सहायक पंखा, ऑक्सिलरी किसी एक सूंद में गुजरने वाली ह का कुछ ही भाग खींचता या ठेलता है तथा सिर्फ एक या अधिक सूंदों में हवा को सिंक करने के लिए काम में आता है। उसके साथ कैनवास, पीवीसी की लचीली ट्यूब या लोहे के पाइप लगाने पड़ते हैं। ऑक्सिलरी पंखा गैलरी जॉइन होने पर आगे शिफ्ट किया जाता है। बूस्टर पंखे की जरूरत खान में तब पड़ती है जब खान बहुत बड़ी हो और मुख्य पंखा दूर के डिस्ट्रिक्ट में समुचित हवा नहीं पहुंचा सकता है। डांगलक के पंखे की हवा बढ़ाई जाए या अधिक प्रेशर वाला बड़ा पंखा बैठाया जाए तो हवा का प्रेशर बढ़ने से अधिक हवा रिटर्न में लीक करती है और खान में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा होता है। आग लगा सील्ड एरिया है तो उसमें हवा जाने से आग बढ़ने का खतरा होता है। नोट 1. बूस्टर पंखा लगाने से पहले खान का वेंटिलेशन सर्वे करके हिसाब लगाया जाता है कि उसके लगाने से अन्य डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर पड़ेगा। 2. बूस्टर व ऑक्सिलरी दोनों पंखे फोर्सिंग फैन भी हो सकते हैं और एग्जॉस्ट फैन भी। खान का वेंटिलेशन 20. भूमिगत कोयला खदान के एक सेक्शन के ओवरमैन होने के नाते निम्नलिखित परिस्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे यदि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर 30 मिनट से ज़्यादा बंद रहे। 2004. As an overman in charge of an UG district, what action will you take in the following circumstances and why? Than 30 minutes. When the main mechanical ventilator remains stopped for more. उत्तर, मुख्य पंखा बंद होने पर ओवरमैन के कर्तव्य हाजिरी क्लर्क से मुख्य पंखा बंद होने की खबर मिलते ही या अन्यथा पंखा बंद नाते निम्नलिखित कार्य करेंगे होने की जानकारी मिलते ही मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार ओवरमैन के एक सब व्यक्तियों को फेस से 270 मीटर बाहर इंटेक में ले आएंगे। 2. अंदर की बिजली कटवा देंगे। 3. यदि पंखा बंद होने के 1 घंटे में चालू हो जाए तो सब फेस पर हवा की उपलब्धता और गैस की जांच करेंगे। किसी फेस के लिए सहायक पंखा काम आता है तो सहायक पंखे के पास गैस जांच करके पंखा चालू कराएंगे व कुछ समय बाद फेस की जांच करेंगे। फेस सुरक्षित मिलने पर लोगों को काम में लगाएंगे और बिजली चार्ज कराएंगे। मैनेजर को देंगे। कार्य चालू कराने की सूचना भूमिगत भाग में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी या 4. पंखा बंद होने के 1 घंटे में चालू न हो तो सब व्यक्तियों को खान से बाहर सरफेस पर भेज देंगे। यदि मैनेजर विशेष आदेश दें तो पंप खलासी व एजेंट रिपेयर कार्य में लगे लोगों को भूमिगत भाग में रहने दिया जाएगा, परंतु जहां वे रहते हैं उस जगह पर हवा की समुचित मात्रा मिलती रहे और कोई हानिकारक गैस जमा न हो, इसकी निगरानी रखेंगे। 5. 1 घंटे से अधिक देर तक पंखा बंद रहने के बाद जब चालू हो तो सब कार्यस्थल पर हवा की उपलब्धता और गैस की जांच करेंगे। फेस के लिए सहायक पंखा काम आता है तो उसे चालू कराएंगे, तब गैस जांच करेंगे। 6. जांच की और सहायक पंखा चालू कराने की खबर मैनेजर या उनके अनुपस्थित रहने पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी को देंगे। उनका आदेश मिलने के बाद ही लोगों को फेस में जाने दिया जाएगा। 7. शिफ्ट के अंत में रेगुलेशन के अनुसार रखे गए खाते में रिपोर्ट लिखकर तारीख के साथ दस्तखत करेंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक 21. गैसी सीम में लंबी सिंगल सूंद का वेंटिलेशन करने का तरीका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ वेंटिलेटिंग ए लॉन्ग हेडिंग। उत्तर,
गैसी सीम में लंबी सिंगल सूंद का वेंटिलेशन गैसी सीम में लगभग 1000 मीटर तक की लंबी सूंद के लिए एग्जॉस्ट ओवरलैप सिस्टम उपयोगी होगा। इसमें 2 ऑक्सिलरी फैन बैठाए जाएंगे। एक फोर्सिंग फैन सूंद से बाहर हवा कनेक्शन में बैठाया जाएगा। उससे जुड़ा पीवीसी का लचीला पाइप फेस से 15 मीटर पीछे होगा। अधिक नजदीक ले जाने से डस्ट हवा में तेजी से उड़ेगी। उपरोक्त फैन से आधी कैपेसिटी का एग्जॉस्ट फैन फोर्सिंग फैन के पाइप के छोर से न्यूनतम 5 मीटर पीछे बैठाया जाएगा। ओवरलैप न्यूनतम 5 मीटर। उसका पाइप लोहे का होगा और वो फेस के 2-3 मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखा जाएगा। इस फैन में एक डस्ट फिल्टर भी लगा होगा जिससे होकर हवा फैन में जाएगी। फिल्टर हवा की डस्ट पकड़ लेगा और फैन को साफ हवा मिलेगी। एग्जॉस्ट फैन फेस से गैस, डस्ट व ब्लास्टिंग का धुआं आसानी से खींच लेगा। उस हवा की जगह लेने के लिए फोर्सिंग फैन की हवा फेस में पहुंचती रहेगी। फोर्सिंग फैन कनेक्शन में बहने वाली हवा Q का आधा भाग Q2 ही लेगा। एग्जॉस्ट फैन उससे भी आधा Q4 ताकि हवा का सर्कुलेशन न हो। इसे फोर्सिंग वेंटिलेशन के साथ एग्जॉस्ट ओवरलैप सिस्टम कहेंगे। उदाहरण 4.5 मीटर बाई 3 मीटर की 1000 मीटर लंबी गैसी सूंद के लिए Q2 फोर्सिंग फैन 25 kW का 7 मीटर 3 प्रति सेकंड हवा भेजेगा। ट्यूब का व्यास 1 मीटर एग्जॉस्ट फैन 15 kW का करीब 3 मीटर 3 प्रति सेकंड हवा खींचेगा। पाइप का व्यास 600 मिलीमीटर ओवरलैप 8 से 10 मीटर कम से कम 5 मीटर एग्जॉस्ट फैन फिल्टर 1x1 ओवरलैप न्यूनतम 5 मीटर्स 1 to 15 मीटर्स चित्र फोर्सिंग वेंटिलेशन के साथ एग्जॉस्ट ओवरलैप। खान का वेंटिलेशन 22 सिंकिंग चानक का वेंटिलेशन किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज ए सिंकिंग शाफ्ट वेंटिलेटेड? उत्तर, चानक की गहराई जब लगभग 30 मीटर हो जाती है तो पंखा लगाकर वेंटिलेशन करना पड़ता है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीके में सरफेस पर फोर्सिंग फैन लगाकर कैनवास या लोहे की 600 से 800 मिलीमीटर व्यास की ट्यूब में होकर हवा चानक के पैदे तक भेजी जाती है। चानक का वेंटिलेशन करती हुई यह हवा बाहर आती है। दूसरे तरीके में सरफेस पर एग्जॉस्ट फैन बैठाया जाता है और वो टीन की ट्यूब के द्वारा चानक के नीचे से हवा खींचता है। इस हवा की जगह लेने के लिए बाहर की हवा चानक में जाती है और इस तरह वेंटिलेशन होता रहता है। फोर्सिंग तरीका अधिक प्रचलित है क्योंकि उससे शुद्ध हवा चानक को तल्ली में अच्छे वेग पर मिलती है, परंतु ब्लास्टिंग का धुआं फटने में देर लगती है। ब्लास्टिंग का धुआं एग्जॉस्ट फैन जल्दी खींचता है। दोनों तरीकों का फायदा उठाने के लिए कुछ जगह रिवर्सिबल पंखा रिवर्सिबल फैन बैठाया जाता है। ब्लास्टिंग के बाद वह एग्जॉस्ट फैन का काम करता है और करीब 45 मिनट में धुआं खींच लेता है। तब बाकी समय के लिए उसे एग्जॉस्ट फैन की तरह चलाया जाता है। यह तरीका अधिक प्रचलित नहीं है। चानक में हवा ट्यूब हर 8-10 मीटर पर क्लैंप से फिक्स की जाती है। 1978, 1987, हैंडल 23। एनीमोमीटर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली एन एनीमोमीटर। उत्तर, एनीमोमीटर हवा का वेग नापने वाला यंत्र है। उसमें 100 मिलीमीटर व्यास का पंखा लगा होता है जिसमें 8 छोटी छोटी पंखियां 40 डिग्री से 45 डिग्री पर लगी होती हैं। बहती हुई हवा में पकड़ने से पंखा घूमता है और गियर व्यवस्था से एनीमोमीटर के सामने लगे विभिन्न डायल पर कांटे घूमकर रीडिंग दिखा देते हैं। कांटों को गियर में डालने के लिए एक क्लच दिया होता है और रीडिंग लेने के बाद कांटों को वापस शून्य पर लाने के लिए एक शून्य लीवर भी रहता है। एनीमोमीटर 1 से 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग नाप सकता है। कुछ आधुनिक एनीमोमीटर में फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर लगा होता है जो अंकों में रीडिंग दिखा देता है। चित्र
एनीमोमीटर गोअर लोवर 0 लोवर बड़ी सुई छोटो सुई पंखा। ओवरमैन्स हैंडबुक जिस जगह हवा की मात्रा नापनी है उस जगह एनीमोमीटर समान गति से चाल से तल्ली तक ले जाते हुए एक कांथी से दूसरी कांथी तक ले जाते हैं। एक सहायक स्टॉप वॉच से समय नापता है। प्राप्त रीडिंग में समय का भाग देने से वेग मिल जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल फीते से नापा जाता है। हवा की मात्रा वेग क्षेत्रफल वर्ग मीटर क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति मिनट। नोट रेगुलेशन के अनुसार 14 दिन में एक बार विभिन्न जगहों पर हवा नापकर मालूम किया जाता है कि खान में कितनी हवा प्रवेश कर रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी 188 x हवा जा रही है, फेस पर कितनी पहुंच रही है। नान फायरी और डिग्री सीम में नाप 30 दिन में एक बार होती है। 2. एनीमोमीटर नाजुक यंत्र है, उसे खोल से धीरे धीरे निकालते हैं और धीरे धीरे रखते हैं। समय समय पर उसका कैलिब्रेशन करके सुधार अंक मालूम किया जाता है और प्राप्त रीडिंग को उसके अनुसार सुधारा जाता है। 24. एनीमोमीटर के कैलिब्रेशन और सुधार अंक का अर्थ समझाइए। Explain what is meant by calibration and correction factor of an anemometer. उत्तर एनीमोमीटर कंपनी वालों द्वारा सब सावधानी लेने पर भी हर एनीमोमीटर हवा की सब गतियों में बिल्कुल सही रीडिंग नहीं देता। इसलिए कंपनी वाले हर एनीमोमीटर को हवा की विभिन्न गतियों में टेस्टिंग करके उसकी रीडिंग और सही गति अंतर मालूम करते हैं। ये अंतर एनीमोमीटर के चमड़े के खोल में चिपके कागज पर लिखे होते हैं। इन्हें सुधार अंक करेक्शन फैक्टर कहते हैं। एनीमोमीटर की ऐसी जांच को कैलिब्रेशन कहते हैं। काम करते करते एनीमोमीटर में कुछ और गलती आ जाती है। समय समय पर सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI भेजकर कैलिब्रेशन कराया जाता है। नोट यह ध्यान देने योग्य बात है कि सुधार अंक एनीमोमीटर की रीडिंग में नहीं बल्कि उसके द्वारा बताई गई प्रति मिनट गति में जोड़ना या घटाना चाहिए। सुधार अंक 6 दिया हुआ है तो एनीमोमीटर से प्राप्त प्रति मिनट गति में 6 जोड़ा जाएगा। सुधार अंक -6 दिया हो तो प्राप्त गति में से 6 घटाने पर सही गति मिलेगी। वेंटिलेशन न्यूमेरिकल्स अध्याय में सुधार अंक वाला प्रश्न देख लीजिए। 25. वेलोमीटर क्या होता है, वो किस प्रकार काम में लाया जाता है? What is a velometer? How is it used? उत्तर वेलोमीटर एनीमोमीटर की तरह वेलोमीटर भी हवा का वेग नापने का साधन है। अंतर यह है खान का वेंटिलेशन की एनीमोमीटर की रीडिंग में समय का भाग देकर गति की गणना की जाती है, परंतु वेलोमीटर किसी भी समय उस बिंदु पर हवा का वेग प्रति सेकंड में दिखाता है। वेलोमीटर में धातु की एक हल्की पत्ती लगी होती है जो हवा से एक तरफ धकेली जाती है और उसके साथ एक कांटा भी घूमता है। हवा की गति जितनी इनलेट ही अधिक होगी, पत्ती भी उतनी ही अधिक दूर जाएगी और कांटा भी उतना ही दूर घूमकर रीडिंग दिखाएगा। किसी भी सूंद में हवा का वेग नापने के लिए उसे कई वर्गों में बांटकर प्रत्येक में हवा की गति नापी जाती है और गणना करके औसत निकाला जाता है। चित्र वेलोमीटर 26 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइग्रोमीटर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइग्रोमीटर। उत्तर हाइग्रोमीटर हवा की तुलनात्मक नमी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने का साधन है। भूमिगत खानों में स्टोरो नाम का घूमने वाला हाइग्रोमीटर स्टोरो व्हर्लिंग हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। उसमें 2 थर्मामीटर करीब 15 सेंटीमीटर लंबे लकड़ी के एक फ्रेम पर बगल फिट किए रहते हैं। फ्रेम में एक हैंडल होता है जिसे पकड़कर फ्रेम को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। एक थर्मामीटर की गुंडी हवा में रहती है भारत में बने एक वेलोमीटर में, जिसे नंद मिल कंपनी बनाती है। पंखे की यूनिट एक लचीली ट्यूब द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे से जुड़ी होती है।
पंखा हवा द्वारा ठेले जाने पर ट्रांसड्यूसर बिजली का सिग्नल इंडिकेटर यूनिट में लगी सुई से वेग दिखा देता है। 0 एडजस्टर मैकेनिज्म लॉक स्केल 000H 1978, 1979, 1988, 1992। सी हैंडल वेट बल्ब थर्मामीटर ड्राई बल्ब थर्मामीटर मलमल का कपड़ा पानी का बर्तन चित्र। हाइग्रोमीटर ओवरमैन्स हैंडबुक ड्राई बल्ब थर्मामीटर। दूसरे थर्मामीटर की गुंडी पर मलमल का कपड़ा लिपटा रहता है जिसका एक सिरा थर्मामीटर के नीचे पानी के बर्तन में डूबा रहता है। इसे वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। जिस जगह हवा की नमी नापनी है वहां हाइग्रोमीटर को हैंडल से पकड़कर करीब 200 RPM 200 चक्कर प्रति मिनट की गति से लगभग 1 मिनट तक घुमाने के बाद दोनों थर्मामीटरों की नाप जल्दी से पढ़ ली जाती है, पहले वेट बल्ब की, क्योंकि वो जल्दी बढ़ेगी। जब दोनों थर्मामीटर की नाप बराबर होती है तो हवा में पूरी 100% नमी होती है, लेकिन दोनों में अंतर होने का मतलब है कि हवा में सूखापन है। सूखे बल्ब के F तापमान में से गीले बल्ब का तापमान घटाने पर जो संख्या मिलती है उसमें 5 से गुना करके 100 में से घटाने पर प्रतिशत तुलनात्मक नमी relative humidity percentage मिल जाती है। 190 उदाहरण। ड्राई बल्ब की नाप 75 डिग्री फ़ारेनहाइट व वेट बल्ब की 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तुलनात्मक नमी 100-5 75-70 -75% नोट 200 RPM पर घुमाना मलमल कपड़े पर हवा का बहाव 3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 27 भूमिगत खान में हाइग्रोमीटर की नाप लेने का क्या महत्व है? What is the importance of measuring relative humidity in an underground mine? उत्तर हाइग्रोमीटर की नाप हवा की तुलनात्मक नमी relative humidity बताती है। कम तुलनात्मक नमी वाली हवा सूखी होती है और उसमें शरीर का पसीना सुखाने की अधिक क्षमता होने के कारण हवा आरामदेह होती है। अतः वह नाप बताती है कि हवा कितनी आरामदेह है और वेंटिलेशन किस हद तक ठीक है। रेगुलेशन के अनुसार किसी भी कार्यस्थल का वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि वो 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो हवा की गति 1 मीटर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है वहां हवा के तापमान के अलावा तुलनात्मक नमी बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर यह नाप लेने से स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बढ़ने की सूचना मिलती है। 28 मुख्य पंखे के वाटर गेज का चित्र देकर वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ए फैन वाटर गेज और मैनोमीटर। गिव स्केच। उत्तर मैनोमीटर या वाटर गेज प्रत्येक पंखा घर फैन हाउस में कानूनन एक मैनोमीटर या वाटर गेज लगाया जाता है जो पंखे द्वारा उत्पन्न वायु दबाव को नापता है। यह वायु दबाव सामान्य खान का वेंटिलेशन वायुमंडल की तुलना नेगेटिव होता है में नापा जाता है। पंखा एग्जॉस्ट प्रकार का हो तो हवा दबाव अर्थात वायुमंडल के दबाव से कम होता है। इसी कारण अपकास्ट शाफ्ट से हवा खींचकर पंखे से बाहर फेंकी जाती है और उसकी जगह लेने के लिए डाउनकास्ट शाफ्ट से हवा खान में प्रवेश करती है। मैनोमीटर अंग्रेजी के अक्षर के आकार की कांच की एक नली होती है जिसकी एक भुजा पतली ट्यूब द्वारा पंखे के इनलेट तरफ की हवा अपकास्ट शाफ्ट की हवा के संपर्क में रहती है तथा दूसरी भुजा पंखा घर में वायुमंडल के संपर्क में रहती है। ट्यूब में रंगीन पानी भरा रहता है। वो लकड़ी के फ्रेम पर लगी रहती है जिसे ठीक लंबा वर्टिकल रखने के लिए ऊपर एक स्पिरिट लेवल लगी रहती है। ट्यूब की दोनों भुजाओं में पानी की ऊंचाई का अंतर नापने के लिए पीछे एक स्केल लगी होती है जिसे नीचे लगे पेंच स्क्रू से नीचे ऊपर किया जा सकता है। चित्र को सरल बनाने के लिए स्क्रू नहीं दिखाया गया है। इस पेंच से स्केल का 0 बिंदु पानी के नीचे लेवल की सीध में लाया जाता है।
तब दूसरी भुजा में पानी के तल के सामने स्केल पढ़ने से पंखे द्वारा उत्पन्न हवा दबाव मिलीमीटर वाटर गेज में मालूम हो जाता है। 1 मिलीमीटर वाटर गेज दबाव 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। चित्र मैनोमीटर छोर अपकारट शाफ्ट की हवा के संपर्क में 191, स्पिरिट लेबल छोर पंखा घर में वायुमंडल के संपर्क में 29। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का खान में क्या महत्व है? What is a barometer? What is its importance in a mine? उत्तर, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल की हवा का दबाव नापने का साधन है। खानों में सबसे अधिक प्रचलित बैरोमीटर फोर्टिन बैरोमीटर, फोर्टिन्स बारोमीटर है। यह कांच की एक लंबी 920 मिलीमीटर पतली 8 मिलीमीटर नली होती है जिसे पारे से भरकर रबर के पारे वाले एक बर्तन में उल्टा खड़ा किया रहता है। पारे का तल नली में नीचे गिरता है और बर्तन के पारे पर वायुमंडल के दबाव के अनुसार कुछ नीचे आकर रुक जाता है। पारे की लंबाई वायुमंडल की हवा का दबाव बताती है। कांच की नली पीतल की ट्यूब से घिरी रहती है जो उसे टूटने से बचाती है। पारे का तल देखने के लिए पीतल की ट्यूब के ऊपरी भाग में एक स्केल लगी रहती है। जब रीडिंग लेनी होती है तो बर्तन में लगे एडजस्टिंग स्क्रू को नीचे ऊपर करके पारे का तल स्केल के शून्य बिंदु के सामने लाया जाता है। तब ट्यूब में पारे के ऊपरी तल का लेवल लगे स्केल व वर्नियर स्केल की सहायता से पढ़ा जाता है। खान का वेंटिलेशन जाने डीजीएमएस के अनुसार प्रत्येक फायरी व डीपिलरिंग खान में व उस खान में जिसमें सील किए हुए वर्किंग हैं डांगला पर एक बैरोमीटर लगा होना चाहिए। हर ओवरमैन को खान में से पहले बैरोमीटर में वायु दबाव पढ़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हवा का दबाव घटता है तो गोफ या सील किए डिस्ट्रिक्ट की गैसें फैलकर चालू आयतनों में भर जाती हैं और ऐसी अवस्था में वेंटिलेशन व गैस जांच पर विशेष ध्यान देना होता है। अधिक परिवर्तन होने पर सब व्यक्तियों को आयतन से दूर इंटेक तरफ हटा लिया जाता है। 192-30 वायु चाप मापक यंत्र बैरोमीटर में चाप घटने या बढ़ने से खान में क्या असर होता है? 1970, 1977, 1978, 1981, 2005 उसका सैंपलिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect of fall or rise of air pressure as shown by a barometer on a mine? How does it affect air sampling? उत्तर, बैरोमीटर का लेवल घटने बढ़ने का प्रभाव साधारणतः गोफ में जमा गैस गोफ में ही रहती है और कोयले व पत्थर के स्तरों से निकलने वाली गैस ही वेंटिलेशन की हवा द्वारा हटानी होती है। परंतु जब बैरोमीटर में पारे का लेवल तेजी से गिरता है, अर्थात जब हवा का दबाव तेजी से घटता है, तो गोफ में भरी गैसें फैलकर आयतनों में आती हैं। ऐसे समय के विंग डिस्ट्रिक्ट में गोफ के किनारे गैस जांच विशेष जरूरी हो जाती है। यदि बैरोमीटर का तल धीरे धीरे गिरता है तो गोफ से आयतनों को आने वाली गैसें हवा से मिलकर साफ होती रहती हैं। खतरा इस पर निर्भर नहीं करता कि बैरोमीटर का दबाव कितना नीचे गिरता है, बल्कि इस पर कि बैरोमीटर का दबाव कितनी तेजी से गिरता है। गोफ में भरी गैसें संवेदनशील सेंसिटिव बैरोमीटर का काम करती हैं और बैरोमीटर द्वारा दबाव में कुछ परिवर्तन दिखने से पहले ही फैलकर आयतनों में आना आरंभ कर सकती हैं। इसलिए बैरोमीटर का दबाव नीचे न गिरने पर भी गोफ किनारे गैस की जांच में ढिलाई नहीं की जा सकती। सैंपलिंग पर प्रभाव वायुमंडल हवा दबाव बढ़ने से हवा सील्ड एरिया में लीक करके घुसती है। ऐसे समय लिए गए सैंपल डाइल्यूट होने से गैसों की मात्रा कम दिखाते हैं। अतः सील्ड एरिया से सैंपल उस समय लिए जाते हैं जब वायुमंडल का दबाव घटता है, दिन 12 से 2 बजे। उस समय सील्ड एरिया में हवा दबाव बाहर की अपेक्षा कम होता है। अंदर की गैसें बाहर लीक करती हैं और सैंपल सही स्थिति दिखाता है।